जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में इन माय वे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक वी हैव डन सिंटैक्स, पैसिव वॉइस, नरेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एज यू सॉ। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट का जो लेक्चर था आपने देखा, उसमें आपने इंट्रोडक्शन की तरह आपने देखा कि सिंथेसिस में क्या क्या करना है। सो आज हम थ्री लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। एक तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में। तो आज सिंपल सेंटेंस के जितने भी रूल्स हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और एक रिक्वेस्ट और है कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्गर देन दैट ऑफ अदर्स। जो बाकी वीडियोस बनाए गए हैं उनसे ज़्यादा थोड़ा सा इनका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज़ कई चीज़ें हमें मेंशन करनी है। मेंशन करने का मतलब ये है कि हम जो चीज़ें करने वाले हैं उसमें कई टॉपिक्स हैं, कई एलिमेंट्स है उसके जो दैट एक्चुअली ट्रिगर टू यूज़ इन सिंपल सेंटेंस टू सिंथेसाइज द सेंटेंसेस। सो उन सब चीज़ों को करने के लिए तो वो इट मे बी लॉन्गर, तो ज़्यादा लंबा हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट यू हैव टू सी बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज अबाउट टू start after 2 or 3 days. So let's go ahead without losing our time because already we don't have much time. हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा समय नहीं है। So let's go ahead and आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें जो अभी भी बोर्ड को एग्ज़ाम का देने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड। तो देखिए, सिंथेसिस आपने जो भी देखा वो मतलब एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस एक्चुअली व्हाट इज़ इट है, होता क्या है और ये क्या क्या कैसे कैसे हमें ऐड करना है। तो आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो है मान लेते हैं कि ये है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस ना, जो सिंपल सेंटेंस है वो कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। अब अगर हम मान लें कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, तो आप इसे डेफिनेशन की तरह लिख सकते हैं। इट्स अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट वर्ब, या यू कैन से इट्स अ सेंटेंस विच हैज़ सब्जेक्ट एंड वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ऐसा आप कह सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं अ सेंटेंस which has only a finite verb। ठीक, तो ये एक सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, ये जो सिंपल सेंटेंस है ना, इसको हम किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो पहला तो हम, अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो ये देखिए, पहले हम जोड़ते हैं पार्टिसिपल से। अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इस पार्टिसिपल का यूज करके करेंगे। दूसरा, हम इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, सिंथेसिस। ठीक है, और आप लिख सकते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब, noun in opposition, noun absolute। ठीक है, तो इन सब तरीकों से हमें ऐड करना है। ठीक है, पहले क्या क्या देखिए। अब पहले तो पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं आप, और एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिटिव का यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब कर सकते हैं, नाउन इन अपोजिशन का कर सकते हैं, एंड नाउन एब्सोल्यूट का कर सकते हैं। अब ये जो पार्टिसिपल होता है ना, ये भी 3 तरीके से यूज़ होता है। चीज़ों को ध्यान से समझें। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, एंड द थर्ड वन परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल्स को ही डिस्कस करेंगे। अब हम देखिए, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनता होगा, सर आपने ये तो बता दिया कि ऐसे ऐसे तरीकों से जोड़ना है, तो आप तो ये समझ में आ गया होगा कि बट व्हाट इज पार्टिसिपल।
तो मैं आपको बता दूं, मतलब अभी के लिए जो जानकारी आपको चाहिए वो इतना है कि आप ये समझ लें कि जो पार्टिसिपल होता है ना, इट्स अ वर्ब, ये भी एक तरीके का वर्ब होता है, बट दैट वर्ब इज मॉडिफाइड वर्ब। जो मॉडिफाइड वर्ब होता है, जैसे इसमें हम वर्ब का आईएनजी यूज कर लेते हैं, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, एंड वी यूज द हैविंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल इस तरीके से बन जाता है। तो इसमें जो समझने वाली बात है, तो पार्टिसिपल आप कह लें कि ये वर्ब का फॉर्म ही होता है, वो उसे मॉडिफाइड करके बनाया जाता है वो प्रेजेंट में यूज करने के लिए ऐसे। तो देखिए, अब पहली चीज़ तो ये है ना, इसको कैसे यूज, इसको बनाने के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म का मतलब कि ये इसमें आईएनजी का यूज कर देते हैं, तो ये हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। और जो परफेक्ट होता है उसमें हैविंग का यूज कर देते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, एंड दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड द फर्स्ट वन इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं हुआ, बट आपने ये बता दिया ये वर्ब के फॉर्म्स ही होते हैं, उसको मॉडिफाइड करके बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी का यूज़ कर देते हैं, एंड द पास्ट पार्टिसिपल का बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर परफेक्ट बनाना होता तो वी यूज़ द हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये यूज़ कर लेते हैं। और एक चीज़ आप समझ लें, ये जो पार्टिसिपल होता है ना, ये एक ट्रिगरिंग का काम करता है, मतलब एक कॉज बताता है, कॉज रीज़न बताता है। आप ये कह लें कि ये सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है, पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक रीज़न बताता है कि ऐसा क्यों। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं पार्टिसिपल इज अ वर्ब दैट टेल्स अ रीजन है दैट इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंस और मोर सेंटेंसेस। दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ने में जो इस वर्ब का यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपल कह सकते हैं। दिस इज इन माई वे, ये मेरा तरीका है कि आप ऐसे समझ सकते हैं। वही कब करेगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्यों होता है। तो पहला आपको सीखना है कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कब यूज़ करेंगे, एंड पास्ट पार्टिसिपल कब यूज़ करेंगे, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज़ करेंगे। तो आसान सी भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमें अभी ये भी डिस्कस करना है, ये भी डिस्कस करना है, ये भी डिस्कस करना है ना, ये भी डिस्कस करना है, ये भी एक ही वीडियो में करना है। तो चलिए देखिए, बहुत थोड़ा सा स्पीड अप करके पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन टू फंक्शन या टू वर्क is done by one subject and first, second, and second is after first completed। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, ये जो सेकेंड है ना, सेकेंड काम वर्क, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वर्क, इसमें दो वर्क का वो हुआ है। ठीक, तो इसमें आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि व्हेन टू वर्क इज डन बाय वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के द्वारा जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा जब दो काम हुए हों और दूसरा काम पहले वाले के बाद हुआ हो, बट दैट इज नॉट इंटररिलेवेंट। वो जो एक दूसरे के काम है ना, वो इंटररिलेवेंट या पूरी तरीके से कंप्लीट होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन दूसरा काम क्या होगा वो उसके बाद हुआ होगा, तो ये होता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम समझे तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए अभी इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं जैसे ही saw a lion, he returned home। उसने लायन शेर को देखा और शेर को देखते ही क्या हुआ, वापस चला आया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो मेन पॉइंट समझने वाली बात होती है वो ये होती है, सर आपने ये तो कह दिया कि व्हेन टू वर्क इज डन बाय वन सब्जेक्ट एंड सेकंड इज डन आफ्टर वन कंप्लीटेड, फर्स्ट को होने के बाद जो दूसरा हुआ हो तो एक ही सब्जेक्ट के द्वारा हो। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज इट, क्वेश्चन ये है कि सर किस वाले को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे। आई बात समझ में? यही तो क्वेश्चन है। जैसे हमने कहा कि ही सॉ अ लायन ही रिटर्न होम, तो जो पहला वाला काम होता है ना उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना लेते हैं। वो क्या है, वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो ये है
वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो ये है, इसको हम बनाएंगे और इसमें सिर्फ करना कुछ नहीं होता, आपने ध्यान से देखेंगे, इसके वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लेंगे और आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग अ लायन, फिर कॉमा करके दूसरे वाले सेंटेंस को लिख देंगे, ही रिटर्न्ड होम। ठीक, ये इस तरीके से चीज़ें होंगी, ये हमेशा ध्यान दें। ये रहा इसका एग्जाम्पल। क्योंकि आई थिंक यू जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं वो सभी के सभी पूरा का पूरा एक बार पढ़ चुके हो, ये रिवाइज़ की है, तो हम ज़्यादा मतलब स्पीड अप करके पढ़ाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट है पास्ट पार्टिसिपल, तो हम दूसरा लिखते हैं, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, तो मैं बता दूं, दिस पार्टिसिपल is the third form of verb and used as adjective। ये वो आपका थर्ड फॉर्म होता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब कौन सा एडजेक्टिव रहेगा जो काम कंप्लीट हो, ये नाउन के एडजेक्टिव की तरह। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, माय टीचर checked the work that was not completed। ठीक, पहला है कि माई टीचर चेक्ड द वर्क दैट वॉज नॉट कंप्लीटेड। इसमें देखिए, इसमें दो सेंटेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इसमें हमने आपको बताया दिस पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड यूज्ड एज अ एडजेक्टिव। इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है, इसको बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है, और ये होता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो हम देखिए, माई टीचर चेक द वर्क, मेरे मतलब टीचर ने चेक किया वर्क को, एंड दैट वाज नॉट कंप्लीटेड, मतलब वो दैट कौन, वो वर्क जो वो चेक करने के लिए कही थी वो नहीं कंप्लीट था। तो अब हम इसी ये जो कंप्लीटेड नहीं है, ये इस वर्ब को हम पास्ट मतलब थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे, और थर्ड फॉर्म में यूज़ करते के साथ साथ ये इसको पूरा का पूरा एडजेक्टिव बना देंगे, हटा देंगे हम क्या। और ये जो दैट जो प्रोनाउन यूज़ किया है, किसके लिए यूज़ किया गया, ये इसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये अगर ये तो नाउन है। अब अगर ये नाउन है और ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, ये पूरा जो सेंटेंस है, एक्चुअली सेंटेंस कह सकते हैं, ये जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमें एडजेक्टिव में बदल देना है। वो कैसे बनेगा, ऐसे बदल सकते हैं आप कि माई टीचर चेक्ड अनकम्प्लीटेड वर्क। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, ये दूसरा है कि माई टीचर चेक्ड द वर्क दैट वाज नॉट कंप्लीटेड। दैट का मतलब क्या, वो कंप्लीट ही नहीं था, काम नहीं कंप्लीट था। तो ये पूरे के सेंटेंस को हमने क्या बना दिया, ये। तो ये है कंबाइंड सेंटेंस। ठीक है, कंबाइंड, और ये सेपरेट है, ये भी क्या है, कंबाइंड है। ठीक, ये कंबाइंड सेंटेंस, ये कंबाइंड सेंटेंस। अब अगला समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहां से हम लिखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो कन्फ्यूज़न होता है वो होगा इसमें। आप देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल इट्स सिमिलरली, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सिमिलर ये है कि इसमें भी हम वर्ब को देखते हैं कि एक के बाद दूसरा हुआ होता है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि क्या वो दोनों के दोनों काम इंटर रिलेवेंट हो,
एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, कि मतलब पहला होने के बाद ही दूसरा पॉसिबल है। अगर ऐसी कंडीशन आए तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। बट अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है कि सिर्फ दो काम हुए हो एक सब्जेक्ट के द्वारा, पहले के बाद दूसरा हो गया हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रेफर करेंगे। मतलब ये तो दोनों में आप यूज़ करेंगे, लेकिन हम प्रेफर वहाँ पर ये करेंगे अगर दोनों काम हुए हों एंड दोज वर्क, दोनों काम इंटर रिलेवेंट हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और एक होने के बाद दूसरा हुआ हो, ये पूरी की पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि देखिए, अगर हम मतलब कैसे आपको आइडेंटिफाई करना, तो ऐसे समझिए, व्हेन टू वर्क इज डन बाय one subject and second work is done after completely फिनिश्ड ऑफ फर्स्ट वर्क। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम करते हैं, और आगे पॉइंट और लिख सकते हैं कि द वर्ब ऑफ फर्स्ट वर्क इज यूज्ड एज परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप ये समझें कि पहला वाला जो, देखिए इसमें आपको समझने वाली बात ये है कि व्हेन टू वर्क इज डन बाय वन, ये पूरा का पूरा यही रहेगा, पूरा का पूरा यही। बट इसमें आपको ये देखना होगा कि दूसरा वाला काम कंप्लीट होगा, मतलब दूसरा वाला कंप्लीट पहले के कंप्लीट एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद ही होगा, और जो पहला वाला जो सेंटेंस होता उसी के वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे ही took a glass of juice, he took a glass of juice he finished the race। ठीक, he took a glass of juice he finished the race। उसने एक ग्लास जूस लिया एंड क्या करने के बाद, ही फिनिश द रेस, रेस को ख़त्म होने के बाद उसने क्या किया कि एक ग्लास जूस पिया, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था। तो यहाँ पर देखते हैं पहला काम कौन सा हुआ, पहले ये हुआ भाई, पहले तो रेस फिनिश करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ग्लास पिएगा जूस का, मैंने इधर उधर लिख दिया है। तो ये जो सबसे पहले ये हुआ, ये पूरे, आप देखिए आधे अधूरे रेस से छोड़ करके कोई गिलास का जूस पीने नहीं आएगा, जूस का ग्लास पीने नहीं आएगा। तो आप ध्यान दें कि ये पूरे तरीके से कंप्लीट होगा, देयर आफ्टर ये जाके क्या होगा, कंप्लीट होगा। सो जो बनेगा ये पहला वाला है, अगर ये पहला वाला सेंटेंस है तो ये इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो ये जो कंबाइंड वाला रूप होगा, कंबाइंड, ये जो कंबाइंड होगा ना, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हैविंग, आपको पता ही कि हैविंग लगाना पड़ेगा, हैविंग फिनिश्ड द रेस ही टुक, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड द रेस ही टुक अ ग्लास ऑफ जूस। ठीक, ये आई बात समझ में आपको। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्रेजेंट को कैसे है, पास्ट क्या है, ये क्या है। ठीक, उसके बाद ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं हम, आगे और आपको समझाने वाले हैं कि
इसमें अब एडजेक्टिव कैसे होगा वो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप रिप्लाई ज़रूर मतलब कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूँ कि इसको स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आप रिवाइज कर सकते हैं अगर नहीं है तो। फिर अब देखिए हम इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक। तो अब आगे हम समझेंगे ये खत्म हो गया, आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे हम। पहला अब इन्फिनिटिव का मतलब होता है, देखिए इन्फिनिटिव बेसिकली ना ये एक यही है और ये कभी कभी प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, हालांकि इसको छोड़िए ज़्यादा लंबा होगा। इन्फिनिटिव ये है, ये भी सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है। ये करता क्या है, समस्या ये है, ये दिखाता है पर्पस, उद्देश्य दिखाता है, और क्या दिखाता है, इफेक्ट, सेंटेंस को इफेक्ट में बदलता है। अब समस्या ये कभी कभी ना ये टू के साथ यूज होता है, ठीक, तो कभी कभी ये रिपीटेडली भी आ सकता है। तो इसको हटाकर अगर जब कभी भी ये आता है तो इसके साथ एक एडजेक्टिव भी होता है। एग्जाम्पल को लेकर हम समझाते हैं, सीधी सी बात है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही वेंट टू दिल्ली, ही विज्ड टू सी पीएम, ठीक है। वो कहाँ गया भाई, ही वेंट टू दिल्ली, ही विश टू सी पीएम, वो मुंबई मतलब दिल्ली गया पीएम को देखने के लिए। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको टू में बदलेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ही वेंट टू दिल्ली, ही विश टू सी पीएम। अब ना ये दिल्ली गया, किस लिए गया भाई, देखने के लिए गया। तो टू के बाद हम उस ऐसे वर्ब को ही रखेंगे। तो आप पहले वाले सेंटेंस को ऐसे लिख दें, ही वेंट टू दिल्ली। अब देखिए जो रीजन बन रहा होगा, मतलब जिस कारण से गया, उसी को हम इन्फिनिटिव में बदलेंगे, इन्फिनिटिव के साथ जोड़ेंगे। जैसे ही वेंट टू दिल्ली, भाई गया, लेकिन क्यों गया था, कि वो उम्मीद कर रहा था कि हम पीएम को देख पाएंगे। सो यहाँ पर जो होगा ही वेंट टू दिल्ली, तो ये इसको नहीं लिखना है, जो रीजन है भाई, जो रीजन हैपन होता है उसी को हम लिखते हैं। फिर यहाँ पर टू लगा के टू सी पीएम, ठीक, ऐसे ही आपको बनना है। और एक और एग्जाम्पल जो अभी हमने टू का बताया वो ये है, जैसे ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक, ठीक है। ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक। अब देखिए, अब पहले हम ये भाई हमने बताया पहले रीजन को आपको सर्च करना है। वो क्यों नहीं कर सकता, वो वॉक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो क्या है, बहुत कमज़ोर है। तो अब हम इसमें समझेंगे जो कैन नॉट होता है ना, वो देखिए अगर कैन नॉट है, कुड नॉट है, तो उसी को हम ना इससे रिप्लेस करते हैं, टू से कर देते हैं। और इसके साथ हमें आना चाहिए एक एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि ये एडवर्ब माना जाता है, तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव प्रेफर किया जाएगा। तो ये होता है। उसके बाद आपको समझना ये है, फिर ये ना टू ऐसे करके टू के साथ आता है। कैसे, जैसे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ही इज़ टू वीक, क्योंकि ये एडवर्ब एडजेक्टिव है, तो हमने लिखा ही इज़ टू वीक, किस लिए, टू वॉक। ये जो कैन नॉट या कुड नॉट आएगा ना, उसी को हम उसी वर्ब को टू के साथ ऐड करेंगे। बाकी जो सो आएगा, जो वेरी होगा, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, टू से। हमेशा ध्यान दें, मैंने आपको क्या बताया है कि जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आए जो कैन नॉट कुड नॉट होता है, उसी को हम हटा करके टू, और जो उसमें वर्ब होगा उसको हम लगा देंगे। टू के साथ आपने क्या कर देना है, वर्ब का यूज़ कर देना, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जो दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है वो तो लिखेंगे ही, लेकिन उसके पहले कोई और एडवर्ब आया हो, जैसे वेरी आ गया, सो आ गया, तो उसको हम हटा करके क्या लिख देते हैं, विल लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। और जब टू और ये ऐसे आता है तो ये नेगेटिव सेंस देता है, ये नेगेटिव टर्म्स होते हैं अगर ये किसी वर्ब के बाद यूज़ हुआ हो तो, ठीक। अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सेंटेंस के आखिरी में, लास्ट में होता तो वो आल्सो का यूज़ मतलब टर्म्स में यूज़ होता है। तो ये होता है ये तरीका। अगला है एडजेक्टिव। तो आप ऐसे समझें, एडजेक्टिव ना, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि आई सॉ
अ मैन नहीं, अ मैन वॉज सेलिंग फ्रूट, ही वॉज अ ब्लाइंड मैन, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज अ ब्लाइंड। तो यहाँ पर आप देखिए ये दो सेंटेंस आएगा, तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना, तो ये है ब्लाइंड एडजेक्टिव है, तो हम उसे एडजेक्टिव और नाउन के साथ में ला देंगे, हटा देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अ ब्लाइंड मैन, अ ब्लाइंड मैन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव का यूज़ करके हम ऐड करते हैं कि नहीं करते, तो ये हो गया अ ब्लाइंड मैन वॉज सेलिंग फ्रूट्स, हो गया। इसी तरीके से एडवर्ब का भी यूज़ होता है। एडवर्ब का यूज़ देखिए, एडवर्ब का यूज़ देखिए, एडवर्ब इसको आपको बताना पड़ेगा। एडवर्ब इज पुट आफ्टर द सेंटेंस और एट द फर्स्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, ही वॉज अनलकी। अब ये जो एडवर्ब है और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो एडजेक्टिव होता है ना, ये सिर्फ एडजेक्टिव को हम खोज करके उस नाउन के पहले लगा देंगे जो नाउन होगा, मतलब जिस नाउन के लिए वो एडजेक्टिव यूज़ किया गया होगा उसके साथ हम लिख करके उसे एक सेंटेंस बना देते हैं। हमारा पर्पज़ यही होता है। एडवर्ब में क्या करते हैं, उसमें पहले देखेंगे कि वो ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है जो एडवर्ब बन सकता है। तो पहले तो इसमें एडजेक्टिव आपको खोजना है, तो एडजेक्टिव खोज करके उसे एडवर्ब बना देना है, चाहे वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस लिखिए या एट द फर्स्ट ऑफ सेंटेंस लिखिए। तो ये हो जाएगा अनलकली, आप ऐसे लिख सकते हैं, एडवर्ब बनाएंगे, ठीक है। अनलकली ही फेल्ड इन एग्जाम, ठीक। अनलकली ही फेल्ड इन एग्जाम्स। अगर ये ना दिखता हो मैं बोल सकता हूँ ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, ही वॉज अनलकी, तो यहीं से लिख सकते हैं अनलकली। अनलकली देखिए, जो भी एडजेक्टिव आएगा उसी को हम एडवर्ब बनाएंगे। अब उस एडवर्ब को एट द एंड ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के लास्ट में लिख सकते हैं या सबसे पहले ही लिख सकते हैं। अनलकली ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, ये बन गया सेंटेंस। एडजेक्टिव का क्या रोल होता है, तो पहले दोनों सेंटेंस को चेक करेंगे तो उसमें कौन सा एडजेक्टिव है और वो एडजेक्टिव वो किस नाउन के लिए यूज़ किया गया है। अब वो एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए यूज़ हुआ होगा ना, उसी के पहले हम उसी के साथ उसको यूज़ कर देंगे, नाउन के पहले आता ही है। तो ये रहा पॉइंट। अब रहा नाउन इन अ पोजीशन और नाउन एब्सोल्यूट, ये हम बाद में देखेंगे। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सो लॉन्ग वीडियो एंड ओके एंड तो अगला वाला हम ये जो बचा है ये नाउन इन अ पोजीशन एंड नाउन एब्सोल्यूट मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। आई होप कि ये इट इज़ गोइंग टू बी सो लॉन्गर, नियर अबाउट मुझे लगता है 30 मिनट्स हो जाएंगे लगभग। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताएं कि इसे मतलब क्या होगा, कैसे करेंगे। तो आप समझ लें कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा सर ये प्रॉब्लम है, और मैं उसे ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं आप दूसरे लेक्चर में देख लीजिएगा, दैट में भी 10 से 15 मिनट का ये भी बनेगा, मतलब 10 से 5 मिनट का बन जाएगा, उसे देख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।